नमस्कार दोस्तों। हम अतुल तिवारी लालगंज सक्षम अकादमी काला काका रोड के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी 4-5 दिन हुआ हम लोगों को ये चैनल चलाते हुए, और हमारे बड़े भाई एवं मार्गदर्शक श्री अमित उपाध्याय जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यूपी टीएलटी ग्रेड पर जो अभी ये भर्ती आई है और हाल के दिनों में इस पर नोटिफिकेशन पूर्णतः आ जाएगा, उसको लेकर के जो 30 नंबर का सामान्य अध्ययन का जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग अपने पुराने छात्रों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं कि जो हमसे वो जुड़े हुए छात्र हैं उनको हम थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकें। और हमारी इस मेहनत को आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। हमारे बड़े भाई प्रिय गजानंद मिश्रा जी ने आप लोगों से वादा किया था कि टीम सक्षम के द्वारा 30 नंबर का जो कॉमन टॉपिक है ये सब लोगों को निःशुल्क और पूर्णतः विधिवत तरीके से दिया जाएगा। तो हमारी टीम सक्षम पूर्णतः इस पे लग चुकी है। जो एलटी का पुराना पैटर्न है और जो एलटी का पुराना पाठ्यक्रम है और जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसको हम लोग दिन रात खंगाल रहे हैं और एकदम लेटेस्ट रुझान के साथ आपके साथ डे बाई डे आपके सामने हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। बस आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए। आज हम एक छोटा सा सूक्ष्म आप लोगों को परिचय कराएंगे जो एलटी का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो आएगा भारतीय भूगोल का टॉपिक। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा कि वास्तविकता में भारतीय भूगोल के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है। वो तो बहुत बड़ा, लेकिन मुख्यतः हम सरसरी निकाय में देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है और किन किन चीजों को किस किस प्रकार से किस किस क्रम में पढ़ना है। और टीम सक्षम जैसा कि अपने में पहले में ही महारत हासिल कर चुकी है और बहुत कम समय में 60 कट गई। इन चीजों को आप लोगों को बहुत जल्द पूरा करके दिया जाएगा, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा जिसका विषय सामाजिक अध्ययन होगा उसमें भी यह निश्चित तौर से निश्चित रूप से बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल में सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, भारत का सामान्य परिचय। अब इसमें क्या रहेगा, भारत का नामकरण। हम लोग जानते ही हैं कि भारत को कई नामों से जाना जाता है। आर्यावर्त इसका बड़ा पुराना नाम है और इसको हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक नाम हमारा अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ है इंडिया, और इसको भारत हमारा भरत मुनि के नाम पर पड़ा ही है। नाम से लेकर के आज हमारा जो भारत का राजनीतिक ढांचा है, जैसे कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, या हमारी प्रादेशिक जलीय सीमा कैसी कैसी है। हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रहते हैं, 3 तरफ से हम लोग समुद्र से घिरे हुए हैं। क्या हमारी लंबाई चौड़ाई या भारत का अंतर्गत उत्तरतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु कुल मिलाकर के भारत का सामान्य परिचय जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और यह टॉपिक हम बहुत जल्द आप लोगों को 2 वीडियो खत्म करके दे देंगे और आपकी भर्ती के लिए काफी कारगर रहेगा। इसके बाद का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा लेंदी भी है और हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, भारत का भू आकृति प्रदेश। हम लोग ये जानेंगे कि भारत ना अपने में बनावट के आधार पर बहुत ही ज्यादा धनी और संपन्न राष्ट्र रहा है और लगभग लगभग हर प्रकार के प्रादेशिक क्षेत्र हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे भारत में उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत पाया जाता है, जिसको हम लोग जानेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये एक बड़ा टॉपिक होता है, इसमें भी कई प्रकार की चीजें हैं। महान हिमालय हुआ, लघु हिमालय हुआ, शिवालिक हिमालय हुआ, ट्रांस हिमालय हुआ, हिमालय के दर्रे हुए, हिमालय की घाटियां हुई, तमाम प्रकार की चीजें। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन, ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसके बावजूद हम लोग पढ़ेंगे ना दक्षिण का पठार। हम लोग ये भी जानते हैं हमारा जो दक्षिणी भारत है पूरी तरीके से एक पठारी क्षेत्र है। हमारे यहाँ दक्कन का पठार, मालवा का पठार, शिलांग का पठार, दक्कन के पठार में भी कई सारे भाग हैं, मालवा के पठार में भी कई सारे भाग हैं, बुंदेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, शिलांग का पठार, या महाराष्ट्र का पठार, कोडरमा का पठार, तमाम प्रकार के पठार हैं। इन सारी चीजों को हम लोग पठार के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बावजूद हम लोग पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक रहेगा हमारा भारत के मैदान या कुल मिलाकर के मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र को भी हमने अपने हिसाब से 2-3 भागों में बांटा है। एक तो हमारा हो जाता है उत्तर भारत
का विशाल मैदान, जहां पर हम लोग जानेंगे ना गंगा का प्रवाह क्षेत्र, हमारी उत्तर की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 5 राज्यों में होता है। गंगा एक लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और एक लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होकर तो अपने साथ साथ यह एक लंबा मैदान का भी निर्माण करेगा, जिसको हम लोग जानेंगे उत्तर का विशाल मैदान है गंगा का मैदान। फिर इसी के साथ सापेक्ष हम लोग पढ़ते हैं भारत का तटीय क्षेत्र। भारत का तटीय मैदान, हम लोग 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। इधर हमारा क्या पड़ जाता है, अरब सागर पड़ जाता है, और इधर हमारा क्या हो जाता है, बंगाल का खाड़ी हो जाता है, और नीचे हमारे पास हो जाता है हिंद महासागर। और भारत का लगभग 9 राज्य, 5 राज्य इधर है, गुजरात हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, और 5 राज्य हमारे पूरब में हो जाते हैं, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उसके बावजूद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन सब के द्वारा एक लंबी तटरेखा का निर्माण होता है, और समुद्र के किनारे किनारे एक लंबी पतली पट्टी के रूप में मैदान भी पाया जाएगा, जिसको हम लोग भारत का तटीय मैदान के रूप में भी जानेंगे। इसके अलावा हमारे भारत में इन्हीं सागरों के सापेक्ष, जैसे हिंद महासागर में कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, हम लोग जानेंगे ना भारत का द्वीप समूह, या कुल मिलाकर के क्या कह सकते हैं, द्वीप समूह, जिसमें हमारा सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या हो जाता है, अंडमान और निकोबार। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, कावारत्ती का द्वीप, या इसके बावजूद वेलिंगटन का द्वीप, गंगा सागर द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं। हम लोग जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं, या जब भारत के भौतिक विभाजन पढ़ा जाएगा, इन द्वीपों के बारे में बाई मैफाएंगी, जो भी भूगोल का कंटेंट रहेगा परंपरावादी नहीं रहेगा, एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ पूरा बाई फिगर बाई मैप डिटेल में दिया जाएगा, ताकि हमारे भी अभ्यर्थियों को कहीं से भी पढ़ने में, याद करने में कोई संकोच या कोई असुविधा न हो। जितना हमसे हो सकेगा हम बराबर आपका सहयोग करेंगे। फिर इसके बावजूद जो हमारा क्रम रहेगा ना, भारत की भूगर्भिक संरचना। भाई हम लोग क्या जानते हैं, हमारे ऊपर की जो सतह है, जो हम लोगों को आंखों से दिखती है, जिसको आप लोग जानेंगे ना भारत की, मतलब या कुल मिलाकर के पृथ्वी का भूपर्वटी, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। जैसे अभी हम लोग एक सामान्य सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी 3 तरह से है। ऊपर वाले को पृष्ठ बोला जाएगा, बीच वाले को मेंटल, उसके बाद क्रोड बोला जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग पृष्ठ में नीचे की ओर जाएंगे तो ना, इसकी बनावट में परिवर्तन होता है। कहीं पर कुछ प्रकार की विशेषताएं पाई जाएंगी, कहीं पर कुछ खनिज ज्यादा पाए जाएंगे, कहीं पर कुछ तत्व ज्यादा पाए जाएंगे। तो अंदर हमारे भारत के भूगर्भ में किस प्रकार की स्थितियां हैं, इन समस्त चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना को, कैसे हमारे भारत की सतह या क्रस्ट बनी, उसका क्रम क्या रहा, उसका निर्माण चक्र क्या रहा, इन चीजों के बारे में। फिर अब आगे इस टॉपिक का एक और ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, भारत की नदियां। देखिए, भारत ना नदियों का देश है, क्योंकि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, जिस पर ना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ही माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, और हिमालय पर्वत का जो महानतम हिस्सा होगा, जिसको जो हम लोग जानते भी हैं कि 6000 मीटर के ऊंचे वाले भाग को ही पाई बोलेंगे। तो यहाँ पर साल के 12 महीना हमेशा हिमाच्छादन रहता है, पूरा पर्वत हमारा बर्फ से ढका हुआ है, और जिससे ना हमेशा लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है, शब्दवाहिनी नदियों का उद्गम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम भारत की नदियों को भी 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा उत्तर की नदियां, और नीचे हमारा हो जाएगा दक्षिण की नदियां। अब उत्तर की जो नदियां हैं, इनको हम बोलेंगे ना हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, हिमालय की नदियां। तो हम 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो हमारा मेन हो जाएगा क्या, सिंधु नदी तंत्र, जो हम भारत और पाकिस्तान के सापेक्ष पढ़ते हैं, और एक हमारा हो जाएगा भारत के सापेक्ष गंगा नदी तंत्र, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी भी होती है, इसके बारे में काफी व्यापक पढ़ा जाएगा। और एक हो जाएगा हमारे पास ना ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, जो भारत, चाइना और क्या बांग्लादेश आदि देशों में होते हुए प्रभावित होती है। यह 3, इसमें ना गंगा को भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय मान सकते हैं, क्योंकि गंगा का भी प्रभाव बांग्लादेश में होता है। ये 3 की तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां होती हैं, जो कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत के सापेक्ष इनका क्या होता है, उद्गम होता है। और हमारे भारत के लिए सर्वाधिक इंपोर्टेंट क्या हो जाए, गंगा नदी तंत्र। और दक्षिण की जो नदियां हैं, दक्षिण में ना पठार है, दक्षिण में कहीं पर उच्चावच है, कहीं पर निम्नावच है, और दक्षिण में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला। इस आधार पर दक्षिण की नदियों का क्रम थोड़ा सा अव्यवस्थित है। तो गिनती के आधार पर दक्षिण में नदियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और उत्तर वाली नदियों में जल की अधिकता ज्यादा होती है।
क्योंकि दक्षिण की नदियों का जो जल स्रोत होगा मुख्यतः वो कुल मिलाकर के वर्षा के जल से ही माना जाता है। तो यानी यहाँ की जो नदियां हैं इनका ना बहने का कोई सेट पैटर्न नहीं है, ये हमेशा थोड़ा सा कभी इधर कभी उधर अपने हिसाब से जैसे जल का प्रवाह होगा वैसे वैसे इनका प्रवाह होने लगता है। जल की कमी होने पर ये ज्यादा नदियां सूख भी जाती हैं। हम लोग इसको ना संगम के आधार पर पढ़ते हैं। अरब सागर में मिलने वाली नदियां, अरब सागर में मिलने वाली नदियां, और दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। नदियां बहुत है भारत में। जब नदियों को हम गिनते हैं तो नदियों की संख्या लगभग हजारों के आसपास चली जाती है, लेकिन हमारे द्वारा आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे लगभग 70 से 80 नदियों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा, काफी श्रृंखलाबद्ध तरीके से। हर एक नदियां आपस में जुड़ी हुई रहेंगी और बड़े अच्छे खेल खेल में सारी नदियां आपको तैयार हो जाएगी। इसके बावजूद का जो टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय जलवायु, मौसम। मौसम के आधार पर, जलवायु के आधार पर हमारे भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग जानते भी हैं। सर्दी का महीना, गर्मी का महीना, बरसात अभी चल ही रही है। तो मुख्यतः जलवायु के सापेक्ष हम लोग मानसूनी जलवायु के बारे में पढ़ें, कुल मिलाकर के मौसम के बारे में पढ़ना है। और भारतीय मृदा, भारतीय मृदा, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। निश्चित सी बात है भाई कि जब नदी का प्रवाह होगा, नदियों का प्रवाह होगा, तो नदियों के द्वारा अपर्दन करवाया जाएगा, परिवहन करवाया जाएगा, भंडारण करवाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है हमारे यहाँ एक बड़े क्षेत्र में या कुल मिलाकर के उत्तर के विशाल मैदान जो हमारा बना हुआ है यह मुख्यतः जलोढ़ मैदान ही है, जो कि 2 प्रकार से हो सकता है, जलोढ़ और क्या, खादर और बांगर। ये भी हम लोग अध्ययन करते हैं। दक्षिण का पठार पूरा बेसाल्ट मृदा, परिणाम काली मिट्टी का निर्माण, लेटेराइट मिट्टी, दलदली मृदा, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। चैप्टर आने पर इसके बारे में आपको बाई फिगर बाई मैप काफी अच्छे से समझाया जाएगा। भारतीय वनस्पतियां, वनस्पतियां बराबर जलवायु, क्योंकि ना वनस्पतियां वर्षा का अनुसरण करती हैं। जिस प्रकार से बरसात होगा उसी प्रकार से हमारे यहाँ वनस्पतियों का प्रभाव होगा। हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु, मानसूनी वनस्पतियां, जिसकी वर्षा आप समझ सकते हैं 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर, और जिसपे आप 100 से 200 को क्या बोलेंगे, मतलब आर्द्र मानसून। 70 से 100 वाले को आप बोलेंगे शुष्क मानसून। काफी लंबा चैप्टर है ये, बाई मैप समझने में ज्यादा आसानी रहती है। सदाबहार वन भारत में पाया जाता है, कोणधारी भी पाया जाता है, टाइगर और शंकुधारी भी हमारे यहाँ पाया जाएगा, रूम सागरी वन भी लगभग अल्प मात्रा में पाया जाता है। और हमारे यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र भी पाया जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर एक बड़े थार डेजर्ट हमारा मुख्यतः मरुस्थल के लिए जाना जाता है। ये कुल मिलाकर के हमारे यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियों का प्रादुर्भाव होता है, सर्वाधिक मात्रा में मानसूनी वनस्पतियां पाई जाती है। फिर आगे का हमारा टॉपिक है जो कि आर्थिक भूगोल का बन जाएगा। इतना हमारा जो है ना परंपरावादी को मिलाकर के फिजिकल ज्योग्राफी है। अब ये हमारा इकोनॉमिकली चलेगा। भारत की कृषि व खेती बढ़िया होगी, बरसात अच्छी होगी, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पर कृषि और पशुपालन, क्योंकि कृषि और पशुपालन आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहाँ भी इसके भी अवसर हमारे भारत में काफी आदर्श अवस्था में पाए जाते हैं। और हमारी सरकार के द्वारा कृषि और पशुपालन पर काफी तेजी के साथ किसानों को डेवलप किया जा रहा है, जो कि हम लोग लेटेस्ट मुद्दा भी इसमें जोड़ करके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कोई जाने ना पाए। फिर आगे सिंचाई और नदी घाटी परियोजना। भाई नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन नदियों के प्रवाह से ही हम लोग बांध बना करके सिंचाई नदी घाटी परियोजना, बड़ी बड़ी नहरों का प्रादुर्भाव करते हैं और डैम वगैरह बना करके बिजली का उत्पादन भी करते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। फिर ना भारत में खनिज संसाधन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक भूगोल की। भारत की जमीन में, भारत की धरती में बहुत ही बहुमूल्य रत्न छिपा हुआ है, और जिसको हम लोग लोहा या कोयला या कुल मिलाकर के मतलब कि खनिज संसाधन के नाम से जानेंगे, बॉक्साइट हो जाएगा। और वहां पर अभ्रक, जो कि दुनिया में भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इस एक व्यापक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ना हम लोग बाई मैप पढ़ेंगे कहाँ पर कौन कौन सी खान पाई जाती है और किस किस लेवल का कैसा कैसा खनन का कार्य किया जा रहा है। अब जब खनिज होगा तो उद्योग अपने यहाँ पर है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। खनिज बराबर कच्चा माल और उद्योग बराबर कच्चे माल से उत्पादन को करना। परिणाम यहाँ पर ये भारतीय उद्योग, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और निश्चित है कि एग्जाम में हमको देखने को मिल सकता है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। ऊर्जा के स्रोत, समझिए बात, डेवलप, विकास बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकता। आज के देश में जिस देश के पास जितना ज्यादा एनर्जी सोर्स है, वह उतना ज्यादा आज के समय में डेवलप माना जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब पेट्रोल के दम पर रेगिस्तान में आज पूरा मतलब की इंडस्ट्री लगा करके रख दे रहा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऊर्जा के स्रोत, हमारे यहाँ
दोनों प्रकार के ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, लेकिन आज का जो भारत है ये पूरी तरीके से परंपरावादी ऊर्जा पर ही निर्भर है। और हमारी सरकार की स्ट्रेटेजी अपने भारतीय समाज को परंपरावादी के स्थान पर नवीनतम ऊर्जा के स्रोतों में ट्रांसफर करने में लगी हुई है। इसको हम लोग जानेंगे ना, परंपरावादी और गैर परंपरावादी स्रोत। यहाँ पर हम लोग मुख्यतः परंपरावादी ऊर्जा के स्रोत जैसे पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ना भारतीय परिवहन की उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो इसको जोड़ दिया गया है, जिसमें हम लोग एयर भारत में वायु परिवहन, या भारत में सड़क परिवहन, भारत में रेल परिवहन, या भारत का जलीय परिवहन आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय दोनों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय जनसंख्या एवं नगरीकरण, इस पर भी सूक्ष्म प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान के तौर पर ये जो टॉपिक है उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये एग्जाम में आया होगा तो उसका अध्ययन किया जाएगा, पाठ्यक्रम का एनालिसिस किया जाएगा, तत्पश्चात इस पर भी आप लोगों को काम करवाएंगे। तो आज हमारे द्वारा ये सूक्ष्म पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई है, और आप लोगों को मतलब ये हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करके, शेयर करके, अन्य लोगों तक पहुंचा करके इसको सफल बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।